लेक्चर में हम देखेंगे अभी गुप्तोत्तरकालीन अर्थव्यवस्था का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने जो है सारा कवर किया हुआ है। इसमें नेक्स्ट आते हैं हम। यहाँ देखते हैं कि जैसे देश के विभिन्न राज्यों के मध्य व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिसमें नमक, मसाले, धान, लोहा, कपड़े आदि थे। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद है पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति। ठीक, जैसे हम मैप बनाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाए, ये जो है आपका जो आपका कलकत्ता वाला पार्ट है, यहाँ पे है आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है, सप्तग्राम, पुरी, कलिंग, सिका, कोश प्रमुख बंदरगाह थे। ये सारे जो है आपके ईस्टर्न पार्ट पर ही मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मली तो ये याद रहेगा आपको, पुरी याद रहेगा, कलिंग याद रहेगा। यहाँ पे आपको मशक्क़त करनी है ताम्रलिप्ति, सप्तग्राम और सिका कोश को याद रखने पर, और याद हो जाएगा, इजली हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इस काल के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में पश्चिम तट पर देवल, थाना, खंभात, भड़ौच, सोमनाथ, प्रभासा, पाटन आदि प्रमुख थे। देखिए, देवल जो है सिंध वाला एरिया में है, ये याद रखना है। थाना ये जो है गुजरात वाले एरिया में है, खंभात भी वहीं पे है, भड़ौच भी वहीं पे है, सोमनाथ भी गुजरात में ही है। लेकिन सोमनाथ का नाम आने से तो आप इजली क्वेश्चन क्रैक कर लोगे, लेकिन यहाँ पे प्रभास पाटन देगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए याद रखना है कि सोमनाथ को ही प्रभास पाटन कहा जाता था। ठीक, सोमनाथ को ही प्रभास पाटन कहा जाता था। ठीक, इसके बाद है आयातित वस्तुओं में आपका सोना, तांबा, टीन, मूंगा तथा घोड़े प्रमुख हैं। ठीक है, आंतरिक व्यापार के अनेक मार्ग थे, जैसे कन्नौज, मथुरा, वयाना घाट तथा अनहिल पाटन से देश के दूसरे भागों को जोड़ती थी। ये याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है नदियों द्वारा व्यापार पर राज्य द्वारा शुल्क लिया जाता था, जिसे तर शुल्क कहते थे। पाल अभिलेखों में इसे शुल्क को तरीक कहा गया है। राज्य द्वारा व्यापारियों को नौका उपलब्ध कराने पर नाव हटाकर नमक शुल्क लिया जाता था। ठीक है, तो देखो जनरली इसमें नाव है तो नौका से रिलेटेड आ जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तरीक है तो तैरना होता है, जैसे स्विमिंग करते हैं ना अपन, तैरना, तर, यहाँ भी तर है, त से तैरना, तो इसको इस तरीके से याद रख लो कि तैरना त से है, पानी से रिलेटेड है, नौका से होगा जल वल से है करके। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक में इसको याद रख सकते हो। इसके बाद इस काल में शिल्प के क्षेत्र में नए नए वर्गों का प्रवेश हुआ, जिससे शिल्प उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इस काल में महत्वपूर्ण शिल्प के अंतर्गत वस्त्र निर्माण, धानगिरी, हाथीदांत, धातुगिरी, हाथीदांत, लकड़ी तथा मिट्टी के बर्तन निर्माण प्रमुख थे। बाणभट्ट ने लालातुंज, अशोक, चीना सुंक आदि रेशमी वस्त्रों का उल्लेख किया है। यह याद रखना है कि लालातुंज, अंशुक और चीना सुंक क्या है, क्वेश्चन आता है तो आपकी कंडीशन में क्या क्या बोलेंगे अपन, तो ये सारे हैं क्या, रेशमी वस्त्र। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा अपने को। इसके बाद हर्षचरित में हाथी दांत से निर्मित साल भंजिकाओं का उल्लेख है। केशव सेन के भटूरा अभिलेख में हाथी दांत के शिल्पियों का उल्लेख है। इसके बाद गुप्तोत्तर काल के शिल्पी भी विभिन्न श्रेणियों में संगठित थे, जो एक ही व्यवसाय करने वाले का संगठन होता था, जिसका मुख्य महत्तर या महार कहलाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। गुप्तोत्तर काल की अर्थव्यवस्था की विशेषता है व्यापार में सिक्कों की कमी। ये याद रखना है कि गुप्त काल में जहाँ पर्याप्त सिक्के थे, परंतु वहीं गुप्तोत्तर में सिक्कों में कमी, और सिक्कों में कमी क्या दर्शाती है, व्यापार वाणिज्य में गिरावट। इसके बाद है जिसमें कि व्यापार वाणिज्य के ह्रास तथा कर्मचारियों को वेतन में भूमि अनुदान की प्रथा से विमुद्रीकरण को प्रोत्साहन मिला। अर्थात कर्मचारियों को वेतन अब नगद में ना देकर के भूमि अनुदान की प्रथा अपनाई गई। जमीन का टुकड़ा जो है उनको राजस्व के लिए दिया जाता था। साधारण लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। प्रतिहार अभिलेखों में इसे कपर्दक कहा गया है। कौड़ियों को क्या कहा गया है, कपर्दक, ये भी याद रखने लायक है। ठीक है,
इसके बाद है नीति वाक्य अमृत में अनेक प्रकार के संग्रहों में धान्य संग्रह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बंगाल क्षेत्र मलमल 500 पाड़ी पर्सन के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग में धान की कुछ अच्छी किस्में होती थी। यह उत्तम चावल राज परिवार के लिए मंगाया जाता था। मालवा क्षेत्र गन्ने नील अफीम के लिए प्रसिद्ध था। द्वारका शंख, इनको अफीम अफीम याद रख सकते हो, GS3 में भी यूज हो सकता है आपका, अभी भी होता है वहाँ, प्रसिद्ध था। द्वारका शंख था सीपी के लिए। इसके बाद इसमें है कि ये देखो अफीम वाला जो चीज़ है ये GS3 के लिए यूज हो सकता है अभी। द्वारका शंख सीपी के लिए। गुजरात सूती कपड़े नील एवं चमड़े से निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कुवल कुवलय माला, कथा सरित सागर तथा समरा इच्छ कथा से ज्ञात होता है कि व्यापारी एक नगर से दूसरे नगर तक माल ले जाकर बेचते थे। ठीक है, इनको बाद में देखेंगे कि कुवलय माला, कथा सरित सागर एवं समरा इच्छा किनकी रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है कुवलय माला के अनुसार उत्तरापद से घोड़े खरीदे जाते थे। पिहावा अभिलेख ये परमारों का है। देश के विभिन्न भागों से आने वाले घोड़ों के क्रय विक्रय करने वाले की गोष्ठी का उल्लेख है। कुवलय माला में उत्तर तथा दक्षिण के व्यापारियों के आपस में एक स्थान पर मिलने का उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद है आपका कि पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाले मंडपिका शब्द का निहितार्थ है चुंगी घर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा जरूरी, कि मुंडपिका का संबंध किससे है। ऐसे दे देगा 3 वर्ड आपको, जैसे कि एक वर्ड ये मुंडपिका हो गया, एक वर्ड हो गया जैसे चतुवैर्य ग्राम, और मान लो एक वर्ड हम ले लें यहाँ पर कि साक्त। अब यहाँ पर दे देगा, जैसे साक्त को दे दिया मान लो कि भूमि अनुदान। ठीक है, भूमि अनुदान दे दिया। उसके बाद जो है चतुर्वैर्य ग्राम को दे दिया ऊसर भूमि, और मुंडपिका को दे दिया चुंगी घर। निम्नलिखित में से कौन सा सीरीज सही है? ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये क्या है, सही हो जाएगा, है ना। साक्त किससे रिलेटेड है? जब कृषि क्षेत्र पर जो स्वामित्व हो कृषि एक कृषक का हो। और चतुर्वैर्य ग्राम क्या है? ये भूमि अनुदान से रिलेटेड है। ठीक, ऊसर भूमि तो क्या है, जो उपजाऊ भूमि होती है। तो यहाँ पर ये गुप्त उत्तरकालीन अर्थव्यवस्था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, तो इसको हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। इसको आप आराम से देखिए, और अगर इससे क्वेश्चन आया तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। मुश्किल से इसमें जो है 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम, और अगर आपने 2 से 3 बार बस पढ़ लिया इसको तो सारा आपका क्लियर है, कोई भी गलत नहीं होगा। और इसके बाद हो सके तो हम इससे रिलेटेड चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो उससे हमारा और अधिक बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर डिस्कशन।